हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट, उसका नेचर और सिग्निफिकेंस यानी प्रकृति और महत्व। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट अपने बैग या अपने बुक्स या अपने टाइम टेबल को मैनेज करना नहीं है। जहाँ पर किसी के अंडर में दो से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो उनके एफर्ट्स को इस तरीके से डायरेक्ट करना कि हमारे गोल्स फुलफिल हो सकें, मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेजमेंट के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5 M's को मैनेज करना पड़ता है। सबसे पहला है मैन, इंसान, मनी यानी पैसा, मटेरियल यानी रॉ मटेरियल या फिनिश प्रोडक्ट या अनफिनिश प्रोडक्ट, मेथड यानी काम करने के तरीके को, और मार्केट को, इस तरीके से ताकि हमारे गोल्स फुलफिल हो सकें, चाहे वो प्रॉफिट कमाना हो या सेल्स एरिया बढ़ाना हो। अगर हम डिफ़ाइन करें तो बहुत सारे राइटर्स ने इसकी डेफिनेशन लिखी है। जैसे मैरी पार्कर के अनुसार मैनेजमेंट इज़ आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, और लॉरेंस एप्ले मैनेजमेंट इज़ डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, पर्सनल और सोशल। सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है। अगर हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन विद मिनिमम कॉस्ट, उचित लागत पर उत्पादन करना, यानी इस तरीके से प्रोडक्शन करना कि लागत कम से कम आए। टू सेल गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, उचित मूल्यों पर वितरण करना। टू पे फॉर रेम्यूनरेशन, यानी सभी लोग जो फर्म से जुड़े हुए हैं उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन मिलना, पारिश्रमिक। टू अर्न एडिक्वेट प्रॉफिट, और ये सब करने के बाद अच्छी से प्रॉफिट भी कमाना। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव उसके बाद आते हैं गुणवत्ता उत्पन्न करना, यानी अगर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं होगी तो प्रॉफिट लॉन्ग रन में नहीं रह पाएगा, कॉम्पिटिटर्स टेक ओवर कर लेंगे। तो क्वालिटी तो मेंटेन रखनी ही है। टू यूज़ रिसोर्सेज एट राइट टाइम एट राइट प्लेस एंड टू इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन हर सेक्टर में बनाए रखना। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, मार्केट की देखो, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में अपनी खुद की ऑब्जेक्टिव्स नहीं होती, बल्कि जितने भी लोग पर्सन्स उसके साथ इन्वॉल्व हैं, जैसे एंटरप्रेन्योर, मैनेजर, स्टेक होल्डर्स या एम्प्लॉयज़, उनके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना। और सोशल ऑब्जेक्टिव्स, जब हम समाज में रहते हैं तो समाज के प्रति हमारे जो फ़र्ज़ हैं उनको पूरा करना, जैसे सामाजिक कल्याण यानी सोशल वेलफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा करना। एथिकल प्रैक्टिसेस या आचरण का मतलब होता है कि ऐसी प्रैक्टिसेस, मॉरल प्रैक्टिसेस जो समाज का भला करें, और जब हम काम करें तो हर सेक्शन सोसाइटी का उसको सेटिस्फाई कर सकें। अब बारी आती है मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस की। मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस में क्यों इम्पोर्टेंट है मैनेजमेंट? सबसे पहले तो कंपटीशन को ओवरकम करने के लिए। ऐसा तो होगा नहीं कि हमारी फर्म पूरे वर्ल्ड में अकेली होगी, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हमारे साथ आएंगे और एक अच्छी मैनेजमेंट ही उस कंपटीशन को ओवरकम कर सकती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, खाली डेवलपमेंट और ग्रोथ ज़रूरी नहीं है, बल्कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होते हैं और उनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, तो उनको इस तरीके से काम में लगाना कि प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो। उसके बाद आता है इनोवेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया, कुछ अलग, आगे बढ़ते रहना, जैसे हर वक्त अपने प्रोडक्ट में कोई ना कोई नई वेरिएशन करते रहना।
इंक्रीजिंग एंड प्रोड्यूसिंग इंटरनल इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 3 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो फुलफ़िल करने ज़रूरी है। सबसे पहला है सर्वाइवल, फिर है प्रॉफिट और उसके बाद है ग्रोथ। इन तीनों को कंप्लीटली पूरा करना, क्योंकि ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अगर सर्वाइव नहीं कर पाई फर्म तो फिर प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी, और प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी तो आगे भी नहीं बढ़ पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन के अंदर सिर्फ फर्म का ही नहीं, अपने देश का भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। वैसे तो अगर कोई फर्म कॉम्पिटिटिव है और उसमें एबिलिटी है तो वो अपनी डेवलपमेंट के साथ साथ अपने देश की भी डेवलपमेंट करता चला जाता है। उसके बाद है इंक्रीजिंग एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। इंटरेस्ट ग्रुप्स में मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कंज्यूमर हो गया, उनको सस्ती चीज़ चाहिए अच्छी क्वालिटी में। एम्प्लॉयज़ हो गए, उनको ज़्यादा फैसिलिटी और हाई सैलरी चाहिए। सरकार को टैक्सेस चाहिए। स्टेक होल्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो इन सभी ग्रुप्स के इंटरेस्ट के अंदर एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। फिर स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। स्टेबिलिटी इन सोसाइटी का मतलब है कि मैनेजमेंट सोशल सिस्टम में अब कंटिन्यूसली चेंजेस करते रहते हैं। नई टेक्निक, एक नए प्रोडक्ट के साथ जिसको सोसाइटी आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट का नेचर। मैनेजमेंट के नेचर में मैनेजमेंट किस सब्जेक्ट के जैसा है। वक्त के साथ साथ एजुकेशन और उसकी एप्लीकेशन चेंज होते रहे। मैनेजमेंट जो है ना, अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें, मैनेजमेंट इज़ मल्टीडिसिप्लिनरी। मैनेजमेंट एक नया सब्जेक्ट है और वो इंटीग्रेट हुआ है कई सब्जेक्ट्स को लेकर के, जैसे साइंस, कॉमर्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी। इनके रूल्स और प्रिंसिपल्स को कंबाइन कर कर ही मैनेजमेंट बनी है। वो इसलिए क्योंकि ये सभी और इनके सभी रूल्स जो है ना, किसी भी फर्म को मैनेज करने के लिए ज़रूरी होते हैं। अब आती है मैनेजमेंट एज साइंस। साइंस एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसके प्रिंसिपल्स और थियरीज लगातार एक्सपेरिमेंट से डिराइव होते हैं। इसके प्रिंसिपल्स कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप शो करते हैं। और तो अगर हम मैनेजमेंट को देखें तो वो भी एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। यहाँ के इकोनॉमिस्ट लगातार ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से अपने प्रिंसिपल्स बनाते हैं। ये भी टेस्ट और एक्सपेरिमेंट मेथड यानी कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप से काम करती है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन यानी सब जगह पर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी लागू होते हैं। बस सिर्फ यही है कि वो एग्जैक्टली वैसे लागू नहीं होते। मैनेजर्स वक्त और परिस्थिति के हिसाब से उसको मोल्ड कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है एक इनएग्जैक्ट साइंस है। अगर मैनेजमेंट को आर्ट के हिसाब से देखा जाए तो आर्ट्स भी एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, जहाँ पर स्किल, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है परफेक्ट रहने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में भी सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज तो है ही, और दूसरे आर्ट्स की तरह जैसे डांस, पेंटिंग वगैरह, मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिकल और पर्सनल स्किल्स की ज़रूरत है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। अब बारी आती है प्रोफेशन की। प्रोफेशन का मतलब होता है कि किसी भी काम के लिए प्रॉपर पढ़ाई करना और उस पढ़ाई या डिग्री के बिना उस काम को नहीं कर पाना। प्रोफेशनल वोकेशनल लैंग्वेज है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह। तो प्रोफेशनल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
सबसे पहला तो स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी एक ज्ञान है जिसको प्राप्त करना ज़रूरी है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी बिना फॉर्मल पढ़ाई या ट्रेनिंग के आप उस काम को नहीं कर सकते, जैसे बिना MBBS के डॉक्टर नहीं बन सकते, मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये जो पॉइंट है ये मैनेजमेंट में ज़रूरी नहीं है, बिना मैनेजमेंट की डिग्री के भी आप एक फर्म को मैनेज कर सकते हो। रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन, कई प्रोफेशंस होते हैं जिनके एसोसिएशंस होते हैं जहां पर पढ़ाई के बाद रजिस्टर होना ज़रूरी है। मैनेजमेंट के लिए भी कई ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जो प्रोफेशनलाइजेशन के लिए बने हैं, लेकिन एक मैनेजर के लिए उसका मेंबर होना कंपलसरी नहीं है। एथिकल कोड, एक हर प्रोफेशन में एक मॉरल कोड होता है जिसको फॉलो करना ज़रूरी है, लेकिन मैनेजर्स अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं अपने काम के लिए, भले ही कोई एथिकल कोड हो या नहीं हो। और फीस चार्ज करना, तो मैनेजर को भी कंसल्टेंसी के लिए पैसे मिलते हैं और बाकियों को भी कंसल्टेंसी के लिए पैसे मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एग्जैक्टली प्रोफेशन नहीं है। अब यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट, यूनिवर्सैलिटी मतलब सार्वभौमिकता, यानी सब जगह अप्लाई होता है कि नहीं होता है। इसके अंदर इकोनॉमिस्ट दो हिस्सों में डिवाइड है, कुछ तो इसके फेवर में आर्ग्यू करते हैं और कुछ इसके अगेंस्ट में। फेवर में जो है वो कहते हैं कि इसके जो फंक्शंस हैं वो सीरीज़ वाइज बिल्कुल उसी तरीके से हर कोई परफॉर्म करता है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग। लेकिन और सभी मैनेजर्स लोगों से काम करवाते हैं, और प्रिंसिपल्स चाहे डेवलप्ड कंट्री हो, डेवलपिंग कंट्री हो या कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम हो, उन सब पर आसानी से लागू हो जाते हैं। लेकिन जो लोग इसके खिलाफ हैं वो कहते हैं 3 पॉइंट्स पर आर्ग्यू नहीं करते कि हर नेशन या ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अलग अलग होता है और अपने अपने कल्चर के हिसाब से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स लागू होते हैं। सबके ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होते हैं, चाहे वो पब्लिक एंटरप्राइज है तो प्रॉफिट नहीं कमाना चाहती, प्राइवेट एंटरप्राइज है तो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहेगी। इस तरीके से तो सबके मैनेजमेंट के गोल्स अलग अलग होंगे, तो अलग अलग तरीके से अप्लाई होंगे, और हर मैनेजेरियल फिलॉसफी या आउटलुक अलग होगा। सबका काम करने का तरीका अलग होता है। इसी वजह से कोई फर्म बहुत अच्छी चलती है तो कोई अच्छी नहीं चलती। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल यूनिवर्सल हैं और जिनका ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, वो तो एज इट इज़ लागू होते हैं, लेकिन जिन प्रिंसिपल्स पर ह्यूमन बिहेवियर का इफ़ेक्ट होता है वो एज इट इज़ लागू नहीं हो पाते। अब बारी आती है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट मतलब होता है कि मैनेजमेंट कहाँ कहाँ पर काम करती है। तो कुछ फंक्शनल एरियाज़ होते हैं, कुछ नॉन फंक्शनल एरियाज़ जहाँ पर मैनेजमेंट काम करती है। फंक्शनल एरियाज़ यानी अलग अलग जो फर्म के काम होते हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजमेंट या मार्केटिंग मैनेजमेंट या इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह। और कुछ नॉन फंक्शनल एरियाज़ होते हैं। नॉन फंक्शनल एरियाज़ मतलब फैक्ट्री का या फर्म का काम उससे इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन मैनेजमेंट उनको करती है, जैसे पब्लिक यूटिलिटी मैनेजमेंट जो पानी, पावर, गैस, ट्रांसपोर्ट वगैरह को देखती है। एनवायरनमेंट मैनेजमेंट जो देखती है कि अच्छी तरीके से एनवायरनमेंट मेंटेन हो। लॉ मैनेजमेंट ज़रूरी है क्योंकि आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं और अलग अलग देश के अलग अलग कानून होते हैं और फर्म को उनके हिसाब से काम करना पड़ता है। कुछ नए फंक्शनल एरियाज़ भी हैं, जैसे पब्लिक एंटरप्राइजेस को मैनेज करना या फिर फार्म को मैनेज करना या फिर किसी इवेंट को मैनेज करना। तो ये था आज का हमारा मैनेजमेंट का चैप्टर। हम अगली बार कुछ नए के साथ में मिलेंगे।